नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी की सख्ती, सभी राज्यों से कल तक मांगी प्रदूषण से जुड़ी जानकारी। केंद्र की एनजीटी से अपील, दूसरे शहरों में डीजल गाड़ियों पर न लगाए बैन। जापान दौरे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा, कहा अगले संसद सत्र में पास हो जाएगा जीएसटी। एप्पल के लिए देश में एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोलने का रास्ता अभी भी बंद नहीं, कुछ नई शर्तों के साथ मिल सकती है इजाजत। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी, निफ्टी 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। कर्नाटक सरकार का ओला उबर को रेड सिग्नल, बिना लाइसेंस वाली ऐप से चलने वाली टैक्सी सर्विस पर लगाई रोक, सर्च प्राइसिंग पर भी रोक। महंगाई की एक और मार, रेस्टोरेंट में खाना, फिल्में देखना समेत हर सेवा में 1 जून से आधा फीसदी होगी महंगाई। सर्विस टैक्स में जुड़ेगा 0.5%। कृषि कल्याण सेस। छह दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे वित्त मंत्री ने सीएनबीसी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि जीएसटी अगले संसद सत्र तक पास हो जाएगा। वित्त मंत्री ने देश में चल रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म पर भी खुलकर बातचीत की। As far as the GST is concerned, it's been passed in one house of parliament. It was blocked by one party in the other house, and I do hope in the next session it makes a significant headway. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश की तरक्की के लिए वो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। I think what's most important is that the twofold steps we are taking. One, with regard to Middle India, we are giving an opportunity of saving more, and therefore various kinds of incentives are given. As far as the corporate India and corporate investors globally are concerned, we are giving them a cleaner taxation system, phasing out all exemptions, and eventually bringing the corporate tax rate down to 25%. And therefore, with this kind of a predictability, I think we are moving in that direction, and hopefully in the next 2 to 3 years, we would have covered a lot of headway in this. घर जाना है तो टैक्सी चाहिए, दफ्तर जाना है तो भी टैक्सी चाहिए, लेकिन आने वाले वक्त में देश के हर बड़े शहर में टैक्सी की किल्लत हो सकती है। बंगलुरु के लोगों को तो ओला उबर का सहारा भी नहीं मिलेगा। जी हां, टैक्सी कम और ओला उबर बेदम। आवाज एट 9 में आज यही हमारी सबसे बड़ी खबर। एनजीटी ने देश के हर सूबे से डीजल वाहनों पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली के बाद बाकी शहरों में भी डीजल वाहन पर रोक लगेगी। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पर तो असर पड़ेगा ही, डीजल वाहन बनाने वाली कंपनियां भी प्रभावित होंगी। तो इन दोनों ही खबरों पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, सबसे पहले बात डीजल वाहनों की करते हैं। एनजीटी के आदेश से क्या मायने निकाले जाएं और क्या दिल्ली के बाद बाकी शहरों में भी डीजल वाहनों पर बैन मुमकिन है? विपिन, आज जिस तरह का रुख था एनजीटी का, उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि काफी कड़े तेवर दिखाए आज एनजीटी ने। कहा कि कल तक का समय दिया है इन सभी राज्यों को। 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल कि आपके सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, दूसरी उनमें कितनी डीजल गाड़ियां चलती हैं, और तीसरी कितनी जनसंख्या है जो इससे प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर कल तक हमें इसका जवाब नहीं मिलता है तो इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ बेलेबल वारंट भी इशू किया जा सकता है। पहली बार एनजीटी ने इस तरह के तेवर दिखाए हैं। हालांकि इतना भी आसान नहीं होगा अचानक से सभी राज्यों को पर डीजल कार को बैन लगाना, क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी उससे ठीक पहले केंद्र सरकार हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज पहुंची एनजीटी और उसने कहा कि आप ऐसा ना करें, ये हम अपील करते हैं। एनजीटी ने फिलहाल उनकी बात सुनी, लेकिन फैसला कल के लिए टाला गया है। कल महत्वपूर्ण दिन है, जबकि ये फैसला लेगी एनजीटी की क्या 11 शहरों में, जिनमें कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण शहर हैं, क्या डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया जाए या न लगाया जाए। दूसरी तरफ ऑटो इंडस्ट्री और सरकार मिलकर ये कह रही है कि अभी फिलहाल अचानक से बैन लगाना संभव नहीं है, मुश्किल भी होगा और बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कतें भी होगी, जॉब भी जाएंगे लोगों के। जी, तो रोहन बने रहिए हमारे साथ। यहाँ थोड़ी और चीजें बता दें हम दर्शकों को। डीजल बैन पर बोलते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने माना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के कारण ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ी परेशानी हुई है। Too many different things are happening, some with NGT, some with Supreme Court.
industry is presenting its case in all cases. And we hope that when the dust settles, everything will be cleared up and diesel vehicles will not have any unfair disadvantage in terms of its market potential. The diesel sales are proportionately going down somewhat, and that's to do more with the price differential between diesel and petrol. तो यहां पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डीजल वाहनों पर ही रोक क्यों? दरअसल पेट्रोल कारों के मुकाबले डीजल कारों से 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है या निकलता है। डीजल कारों से जो कण निकलते हैं वो 22 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। डीजल वाहन जो PM10 निकालती है या उत्सर्जित करती है वह भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होता है। वैसे आपको यह भी बताना जरूरी है कि ऊर्जा की खपत के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। भारत में एक साल में जितनी कारें बिकती हैं उनमें से आधी डीजल कारें होती हैं। वहीं देश में करीब 60% वाहन डीजल से चलते हैं। इधर दिल्ली के बाद कर्नाटक में ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैन के बावजूद IPL फाइनल के चलते इन टैक्सियों को चलने की छूट दी गई थी, लेकिन कल फाइनल हो गया है और अब इन्हें सर्विस देने के लिए नया लाइसेंस लेना ही होगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह जो बने हुए हमारे साथ। रोहन, दिल्ली के बाद कर्नाटक में भी अब ओला उबर मुश्किल में चले गए, कैसे समझा जाए इस चीज को, और आने वाले दिनों में इस तरह की जो टैक्सी सर्विस है या टैक्सी की दिक्कत है वो कितनी और बढ़ेगी? जी, इन कैब एग्रीगेटर्स के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है परमिट को लेकर, वो है लाइसेंस को लेकर, और वही चीज उसे दिल्ली में भी दिक्कत में डाल रही है और कर्नाटक में भी दिक्कत में डाल रही है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले कुछ समय में कई और राज्य भी इस तरह के फैसले ले लें, क्योंकि इनके साथ इनका जो कहना है, जो कैब एग्रीगेटर्स का कहना है कि हम सिर्फ एक एग्रीगेटर है, हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो कैब चलाते हैं उनके अपने लाइसेंसेस हैं, लेकिन जैसा कि दिल्ली में है, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको चलना चाहिए, अगर आप पैसेंजर लेना जाना चाहते हैं तो आपको सिटी परमिट का होना जरूरी है। लेकिन कई बार कैब एग्रीगेटर्स की जो टैक्सीज होती हैं वो इनका उल्लंघन करती हुई पाई जाती हैं। कर्नाटक में जो हुआ, कई बार कई राउंड्स की बातचीत हुई कैब एग्रीगेटर्स के साथ, उन्हें कई बार बोला गया कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आप उसे ले लें। जब ये नहीं हुआ तब कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐसा फैसला लेना पड़ा और ऐसा ही दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक कई बार कह चुके हैं कि हम ये मनमानी नहीं होने देंगे। और क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लाइसेंस लेते हैं सिटी परमिट के अंदर तो आपको उसके अंदर के जो किराए के जो नियम है उसको भी पालन करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी तरह की सर्ज प्राइसिंग नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पर कैब एग्रीगेटर्स ऐसा करते नहीं है। दिल्ली में जल्द ही एक कानून आने वाला है जिसमें कि इन सबको रेगुलेशन किया जाएगा। केंद्र सरकार भी अपने तरीके से काफी काम कर रही है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जो कि इन सभी परमिट के इश्यूज को देखेगी। तो जल्द ही पूरे देश में हम मान सकते हैं कि इसमें और भी इस तरह के कदम आपको देखने को मिल सकते हैं। जी रोहन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एप्पल के एक्सक्लूसिव स्टोर्स के मामले में सरकार की कभी हां कभी ना जारी है। पहले खबर आई कि सरकार एप्पल को 30% लोकल सोर्सिंग में छूट देगी, फिर खबर आती है कि ये छूट नहीं मिलेगी। अब पता चला है कि एप्पल कुछ शर्तें मान ले तो सरकार भी मान सकती है। देखिए CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत से कोई सामान खरीदे बगैर अगर एप्पल यहां खुद का स्टोर खोलना चाहती है तो रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि कंपनी भरोसा दे कि वो एक तय समय सीमा के बाद कुल बिक्री का 30% सामान भारत से खरीदना शुरू कर देगी। दूसरी शर्त है कि फिलहाल एप्पल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के जरिए भारत में सामान बनाना शुरू करे। इसके तहत घरेलू कंपनी पेरेंट कंपनी की तकनीक और डिजाइन का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट बनाती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय की उस सिफारिश पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं जिसके तहत एप्पल को लोकल सोर्सिंग से छूट देने की वकालत की गई थी। दरअसल एप्पल के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का कहना था कि एप्पल के लिए लोकल सोर्सिंग कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यानी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करती है। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने सवाल उठाया है कि जब कमेटी में कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल नहीं था फिर कैसे इस नतीजे पर पहुंचा गया कि एप्पल की तकनीक स्टेट ऑफ द आर्ट है। कमेटी ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई कि आखिर कैसे एप्पल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि शाओमी के ऐसे ही प्रस्ताव को ठुकराना और एप्पल के प्रस्ताव को बेवजह स्वीकार करना अस्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना होगा। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय अभी भी अपनी सिफारिश पर अड़ा है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सामने बेबस है।
single brand being consistent with existing policy, no change in the existing policy, I underline, being consistent with the single brand retail policy, for specifically the high-end technology products, we took a line that we wouldn't mind waiving the 30% local sourcing requirement. नई शर्तों पर अभी एप्पल की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तो तय है कि एप्पल शर्तें मान भी ले तो उसे अपना स्टोर खोलने में लंबा वक्त लग जाएगा। ताज्जुब ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दम भरने वाली सरकार के दो मंत्रालय एप्पल जैसे हाई प्रोफाइल मामले में एक पेज पर नहीं है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। एप्पल के सीईओ टिम कुक के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भारत दौरे पर हैं। नडेला ने आज पीएम से मुलाकात की। इससे पहले युवा उद्यमियों और ऐप डेवलपर्स से बात करते हुए नडेला शायराना भी हो गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हों कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। नाउ सत्य नडेला के इस शायरी भरे अंदाज ने खूब तालियां बटोरी। माइक्रोसॉफ्ट के टेक फॉर गुड आइडियाज फॉर इंडिया इवेंट में नडेला ने युवाओं से बातचीत की और देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स का भी हौसला बढ़ाया। नडेला ने कहा कि जब आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल लेते हैं तो आप दुनिया को भी बदल पाते हैं। What is, I think, that fine balance that we need in order for us to be able to use new technology, but to use new technology to also create a more equitable society, a more sustainable environment all around us. That truly is what each one of us seek to do. That is what each one of us will have to do. इस टेक इवेंट में 8 साल के मेधांश मेहता ने नडेला को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेधांश ने इतनी कम उम्र में इकोनॉमी और खेती के बीच तालमेल को लेकर एक गेम बनाया है, जिसे नडेला ने खूब सराहा। मेधांश सत्य नडेला की ही तरह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा गेम का नाम लेट देयर बी लाइट था। मैंने सत्य नडेला को वो गेम प्रेजेंट करके दिखाया था। उसमें हमें ऐसा बिल्ड करना है कि इंडस्ट्री भी ग्रोथ होना चाहिए और फार्मिंग भी होना चाहिए। वैसा गेम अगर वो बैलेंस करे तो ही हम गेम जीत सकते हैं। नडेला का पूरा फोकस देश में मोबाइल फर्स्ट और क्लाउड फर्स्ट इकोनॉमी को मजबूत करने पर रहा। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें लोग डिजिटली कहीं भी किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं। एक दिन के दौरे पर आए नडेला ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की और माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया प्लान्स, खासतौर पर स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी को लेकर चर्चा की। दीपाली नंदा, दिल्ली। आप माफ कीजिए, बाजार का अपडेट आपको दे देते हैं। बाजार में आज लगातार 5वें दिन तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से आज अच्छे संकेत मिले और विदेशी निवेशकों की लिवाली से निफ्टी 8 महीने के ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 26,700 के पार बंद होने में कामयाब रहा। मेटल शेयरों में आज खासा जोश भी देखने को मिला। खासकर अच्छे नतीजों के बाद हिंडाल्को 12% बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी बढ़त दिखाई दी। आईटी और ऑटो शेयरों में भी आज रफ्तार देखने को मिली, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कमजोरी देखी गई। आज टाटा मोटर्स ने चौथी तिमाही में बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं। जेएलआर के बेहतरीन प्रदर्शन और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेज ग्रोथ के चलते कंपनी का मुनाफा 3 गुना बढ़कर 5,177 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि आय 67,576 करोड़ से बढ़कर 80,684 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का एबिटा 8,438 करोड़ से बढ़कर 11,387 करोड़ रहा है। वहीं मार्जिन 12.5% से बढ़कर करीब 14% पर पहुंच गए हैं। जेएलआर का मुनाफा 30.2 करोड़ पौंड से बढ़कर 47.2 करोड़ पौंड रहा है, जबकि आय 583 करोड़ पौंड से बढ़कर 659 करोड़ पौंड पर पहुंच गई है। और आवाज एट 9 में यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ्लिपकार्ट, इनमोबी के बाद L&T इन्फोटेक भी नौकरी के वादे से मुकरी। पूरी डिटेल देखिए आगे। आईटी कंपनियों में नौकरी की पेशकश के बाद बदलाव का सिलसिला जारी है। L&T इन्फोटेक ने करीब 1500 छात्रों को कैंपस में नौकरी की पेशकश की, लेकिन अब उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कंपनी के इनकार के कारण अब उन्हें एजुकेशन लोन चुकाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी के खिलाफ चेन्नई में कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। L&T इन्फोटेक ने करीब 18 महीने पहले अलग अलग कॉलेजेस से 1500 छात्रों को नौकरी का वादा किया था।
अभी कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट ने IIM अहमदाबाद के छात्रों को जून में नौकरी देने का वादा कर अचानक ज्वाइनिंग डेट को बदलकर दिसंबर कर दिया। जब छात्रों ने आपत्ति की तो कंपनी ने महज 1.5 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। Immediately to reinstate all these 1,500 people which they have promised, and second is they have to be compensated. After the rejection mail, we didn't receive any kind of information from them, and we also contacted the HRs, but there is no responsive reply. Most of the HRs didn't pick up the calls, and it's been happening for all the people around India. They say that they are totally not interested to talk with us, and they are also employees, so they can't help us, it seems. So it is after a rejection, there is no communication for us, and there is no proper response. 1 जून से महंगाई की एक नई खेप से आपका सामना होगा। मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, टैक्सी, हर तरह की सेवा के लिए आपको आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस देना होगा। इसके साथ ही लग्जरी टैक्स भी लागू हो जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदते हैं तो उसके लिए 1% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इससे पहले पिछले साल सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाया था। 2 साल के भीतर ही सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया है। इस बार जिन सेवाओं पर महंगाई की मार पड़ेगी उसमें अहम है रेस्टोरेंट का बिल, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, मूवी, एयर और ट्रेन के टिकट, ये सब महंगे हो जाएंगे। बात करते करते क्या अचानक दूसरी तरफ से आ रही आवाज फोन पर बंद हो जाती है या आपकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती है और आप हेलो हेलो करते हुए फोन काट देते हैं। अगर इन दिनों आपके साथ ये ज्यादा हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मोबाइल ऑपरेटर ने आपको लूटने की एक तकनीक खोजी है। इस पूरे मामले में सरकार भी जागी है और TRAI ने जांच के आदेश दिए हैं। कॉल ड्रॉप पर बढ़ते दबाव के बाद इससे बचने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने चोर दरवाजा ढूंढ लिया है। वो ठगी पर उतर आई हैं। खास टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ी जांच में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां कॉल ड्रॉप की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी यानी RLT का इस्तेमाल कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कॉल ड्रॉप होने पर भी आपकी कॉल तब तक कनेक्ट दिखती है जब तक कि आप उसे खुद नहीं काट देते। पहले नेटवर्क न होने की सूरत में अपने आप कॉल कट जाती थी, लेकिन अब चूंकि कॉल कनेक्टेड रहती है, मीटर चलता रहता है। बात न होने की हालत में ग्राहक खुद फोन काटता है, इसलिए कॉल ड्रॉप भी नहीं माना जाता। यानी टेलीकॉम कंपनियों की चांदी और ग्राहकों की जेब पर हमला, साथ ही ट्राई को बताने के लिए अच्छा डेटा। मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि क्या वस्तुस्थिति है इसमें। जहां तक सवाल बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं ट्राई में कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकें और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा हम कर सकें। कॉल ड्रॉप को लेकर कंपनियां भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन ये सच है कि कॉल ड्रॉप एक कड़वी हकीकत है। RLT जैसी तकनीक से वो अपनी नाकामी छुपाने और जेब भरने में लगी हैं। बेहतर होता कि वो ऐसा तरीका निकालें जिससे ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की परेशानी से छुटकारा मिले। दीपाली नंदा, दिल्ली। दिल्ली में अफ्रीकी छात्रों पर हमलों का मामला बेहद गर्मा गया है। अफ्रीकी छात्रों ने सड़क पर उतरकर हमलों का विरोध किया तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इन हमलों पर गहरी चिंता जताई है। जंतर मंतर पर इकट्ठा ये अफ्रीकी छात्र सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और देश के कई शहरों में अफ्रीकी नागरिकों पर बढ़ते हमले ने इन्हें सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। We have more than 5 lakhs Indians living in Africa, and they are living in peace. We are not disturbing them. I don't think if the Indian government should allow your people to disturb us. पिछले दिनों दिल्ली में 3 अलग अलग घटनाओं में 6 अफ्रीकी छात्र घायल हो गए। 20 मई को कांगो के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। छात्रों का आरोप है कि पिटाई करने वाले लोग गो बैक टू अफ्रीका जैसे नारे लगा रहे थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो इस मामले को नस्ली हमले कहने से बच रही है और इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बता रही है। जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से अफ्रीकी नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाने की मांग कर रही है, दूसरी ओर उन्हीं के जूनियर VK सिंह इसे छोटी मोटी झड़पें बताकर ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। अफ्रीका के कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ घटनाएं आए हैं, हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर तीखा हमला किया है। जब से NDA की सरकार आई है तो इंटॉलरेंस का माहौल बना है।
चाहे वो यहाँ पर विभिन्न वर्गों के बीच में हो या विदेशी छात्र हो। ये सब नकली शेर है। ये सब सारा संबंध बिगाड़ के नेपाल से बिगाड़ा, वहाँ बिगाड़ा, वहाँ बिगाड़ा। अफ्रीकी देशों के नागरिकों को लेकर हमले, फप्तियां कसा जाना कोई नया नहीं है। कुछ अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉल गर्ल रैकेट चलाने के आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ मजाकिया वीडियो अपलोड करना एआईबी फेम कॉमेडियन तन्मय भट्ट को काफी महंगा पड़ गया है। तन्मय ने कॉमेडी के नाम पर जो कंटेंट पोस्ट किया उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। इस पोस्ट में तन्मय ने लता मंगेशकर और सचिन के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे। तन्मय ने 26 मई को ये वीडियो फेसबुक पेज पर सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर के नाम से पोस्ट किया था। इस मामले में तन्मय के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एफआईआर दर्ज कराई है। हमारा क्लियर एजेंडा है। जिन्होंने लता दीदी और सचिन तेंदुलकर के बारे में आक्षेपार्ह वीडियो बनाए हैं उसको तुरंत डिलीट किया जाए और वो शख्स को अरेस्ट किया जाए। उधर अभिनेता राजा मुराद का कहना है कि लोग मजाक करने और मजाक उड़ाने का फर्क भूल गए हैं। हमारे मुल्क की ये दो अजीम तरीन शख्सियतें हैं और बड़ा ही बेहुदा और भद्दा मजाक किया गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो लाइफ में उन्होंने पाया है, जो जिंदगी में पाया है उन दोनों ने, पहले उसका 1% पालो, उसके बाद बात करो। और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इनकी सख्त तरीन शब्दों में निंदा हो। और तन्मय की पोस्ट के खिलाफ आज एनसीपी ने भी प्रदर्शन किया। मुंबई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तन्मय का पुतला भी फूंका। पार्टी का कहना है कि इन राष्ट्रीय सितारों पर ऐसी कॉमेडी काबिले बर्दाश्त नहीं है। भारत रत्न लता दीदी हो या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने एक मुकाम पे इस देश को पहुंचाया है। पूरे दुनिया भर में इनका नाम है और इस प्रकार की व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पे अगर इस प्रकार की इन सम्माननीय व्यक्ति, यही नहीं और भी किसी के भी बारे में अगर इस प्रकार का कोई भी होता है वाकया, तो उसके लिए पुलिस ने इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य किया है और उनका जो मजाक उड़ाने का एक प्रयत्न, ये उनका मजाक नहीं, ये पूरे देश का मजाक है और इसलिए उन पे जरूर कार्रवाई और वो भी तुरंत होनी चाहिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर महीने की शुरुआत में शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो एक अनोखी स्कीम आपका इंतजार कर रही है। स्कीम लेकर आई है देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन बिग बाजार। क्या है इसकी खासियतें, बता रही हैं राधिका कुमार। बिग बाजार की इस स्कीम का नाम है मंथली बचत बाजार। इसमें अगर आप महीने की 1 से 8 तारीख के बीच कम से कम 2500 रूपये की शॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेंगे 2000 रूपये तक के डिस्काउंट वाउचर। हालांकि इन वाउचर का इस्तेमाल आपको उसी महीने करना होगा। इसमें सारी कैटेगरीज रिप्रेजेंटेड हैं, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, होम। तो हमें लगा एक ऐसा कुछ बड़ा सा अस्त्र हो जो कस्टमर्स के हाथ में हो, अस्त्र जो कस्टमर आके हमारे साथ ज्यादा खर्चें और ज्यादा रिवॉर्ड पाएं। 1 जून से शुरू होने वाले इस मंथली बचत ऑफर का फायदा देश भर के 270 बिग बाजार स्टोर्स में उठाया जा सकता है। ग्राहक अभी से इस ऑफर का इंतजार करने लगे हैं। महीने में कम से कम 2-3 बार तो डेफिनेटली आते हैं इधर, मार्केटिंग के लिए भी, शॉपिंग के लिए भी। अगर मेरे पास वो 2500 का वाउचर हुआ तो मैं कभी भी आके बाकी की ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकती हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एंड देन लास्ट वीक ऑफ द मंथ वी डू कम शॉपिंग 2 बार महीने में। सो वैसे मैं यूज कर सकती हूँ उसे। 2015 में फ्यूचर ग्रुप की कमाई 22,000 करोड़ रुपए थी, जिसे कंपनी 2021 तक 1 लाख करोड़ तक लाना चाहती है। बिग बाजार को उम्मीद है कि इस स्कीम से उनकी बिक्री 20 से 30% तक बढ़ेगी। बिग बाजार का मंथली बचत ऑफर स्कीम सिर्फ खाने पीने पर ही नहीं लेकिन कपड़ों पर भी एप्लीकेबल है। कंपनी चाहती है कि इससे महीने भर रिपीट कस्टमर्स को लुभाया जाए और जाहिर है कि अब इससे गोदरेज बास्केट और स्टार बाजार जैसे बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और साथ ही ऑनलाइन स्पेस में भी तगड़ा मुकाबला होगा। राधिका कुमार, मुंबई। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।